welcome to Law and Knowledge. Do like, share and subscribe. You can follow us on Instagram. The link is given below. Previous lecture में हमने अपॉइंटमेंट ऑफ कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, रेवेन्यू ऑफिसर्स इनके बारे में पढ़ा था और कैसे अपनी स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट और इन सब का एरिया जो है कन्फाइंड करती है, उसको चेंज करना हो या बनाना हो या किसी डिस्ट्रिक्ट को हटाना हो, ये सब स्टेट गवर्नमेंट करती है। ये सब हमने 4 में कवर किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 18 बताता है अपॉइंटमेंट एंड पावर्स ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर्स, जॉइंट कलेक्टर एंड डेप्यूटी कलेक्टर। अपन ने कलेक्टर के बारे में पढ़ लिया था, रेवेन्यू ऑफिसर्स के बारे में पढ़ लिया था और कमिश्नर्स के बारे में पढ़ लिया था और देख लिया था कि स्टेट गवर्नमेंट के क्या क्या पावर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न और तहसील्स को बनाने में। आज हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर एंड डेप्यूटी कलेक्टर। सेक्शन 18 इसके बारे में बात कर रहे हैं। सेक्शन 18 बोलता है द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट for each district as many person as it thinks fit to be। स्टेट गवर्नमेंट को जितने लोग सही लगेंगे वो उतने लोगों को डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट करेगी, ऐसा सेक्शन 18 में बोला गया है। इसका सब सेक्शन 1 बताता है असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड। जिस तरीके से सिविल जजेस जो होते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास के, उसी तरीके से असिस्टेंट कलेक्टर्स जो होते हैं वो भी फर्स्ट और सेकेंड क्लास के होते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट को जितने सही लगेंगे, जितनी उनको रिक्वायरमेंट होगी, उतने असिस्टेंट कलेक्टर जो है वो अपॉइंट करेंगे, जॉइंट कलेक्टर वो अपॉइंट करेंगे और डेप्यूटी कलेक्टर जो है वो अपॉइंट करेंगे। इसमें सेक्शन 18 में मेनली यही बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट को जिस डिस्ट्रिक्ट में जितने कलेक्टर्स चाहिएंगे वो उतने कलेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं एज असिस्टेंट कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर एंड डेप्यूटी कलेक्टर। और वो जो है वो हु शैल एक्सरसाइज सच पावर एंड ड्यूटीज गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन से बताएगी कि आपको कौन से पावर्स है और कौन सी ड्यूटीज फुलफिल करनी है। नाउ सेक्शन 19 अपॉइंटमेंट ऑफ तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार। ठीक है, अपन ने सबसे पहले पढ़ा था, सबसे पहले है स्टेट गवर्नमेंट, देन कमिश्नर्स, देन कलेक्टर, देन रेवेन्यू ऑफिसर्स, देन जॉइंट कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर। अब आते हैं तहसीलदार जो कि एक तहसील में काम करेगी। एक तो डिस्ट्रिक्ट में काम करने वाले कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, रेवेन्यू ऑफिसर। अब जो तहसील होती है उसमें काम करेंगे तहसीलदार, नायब तहसीलदार और एडिशनल तहसीलदार। इसके सब सेक्शन 1, सेक्शन 19 सब सेक्शन 1 में बताया गया है द स्टेट गवर्नमेंट में इन ईच तहसील अ तहसीलदार में अपॉइंट इन ईच तहसील अ तहसीलदार एंड 1 or more नायब तहसीलदार who shall exercise therein the power and perform the duties conferred or imposed on them by or under this code or any other enactment for the time being in force। चलिए समझते हैं। स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि एक तहसील में एक तहसीलदार होगा और 2 और 3 नायब तहसीलदार होंगे। समझते हैं स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है कि उनको कितने तहसीलदार अपॉइंट करने और कितने नायब तहसीलदार करने। एक तहसील में एक मेन तहसीलदार होगा, उसके अंडर में 2-3 नायब तहसीलदार हो सकते हैं। मेन पर्सन है जो कि है और ये नायब तहसीलदार उसके सबऑर्डिनेट्स है, उसी तरीके से चलता है। ठीक है, मेन तहसीलदार को जो है वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी और नायब तहसीलदार जो है वो भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। बट ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है कि उनको एक चाहिए या एक से ज़्यादा चाहिए। अब इन सब के ऊपर जो पावर और ड्यूटीज़ लगनी है वो जो है वो या तो इस एक्ट के हिसाब से लगेगी, MPLRC एक्ट के हिसाब से, या फिर वो जो उस टाइम कोई एक्ट जब इन्फोर्समेंट में होगा। समझिए, मान लीजिए किसी को नायब तहसीलदार या तहसीलदार अपॉइंट किया स्टेट गवर्नमेंट में, नॉर्मली उसको वो ड्यूटीज़ और पावर है जो MPLRC एक्ट में कहा गया है। पर कोई इमरजेंसी आ जाती है या उस टाइम मान लीजिए वो लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट बता देगी कि आपको क्या चीज़ फॉलो करनी है फॉर द लॉ टाइम बीइंग इन फोर्स। ओके, इसका सब सेक्शन 2 बताता है, सेक्शन 19 सब सेक्शन 2
द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर एडिशनल तहसीलदार इन अ तहसील। अब जैसे नायब तहसीलदार के लिए था, तहसीलदार एक ही है, बट नायब तहसीलदार 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, वैसे ही एडिशनल तहसीलदार के लिए भी है, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर एडिशनल तहसीलदार इन अ तहसील। An additional tehsildar shall exercise such power and discharge such duties conferred or imposed on a tehsildar by or under this act or any other enactment for the time being in force। ठीक है, इसमें भी वही बात कही गई है कि एडिशनल तहसीलदार को भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। वो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनको वही ड्यूटीज़ और पावर कन्फर्ड होगी जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार को दी गई है, वो जो MPLRC एक्ट में लिखी गई है या फिर वो जो उस टाइम बिंग इन फोर्स में जो इनेक्टमेंट होगा उसके हिसाब से। इसमें एक और बात कही गई है, कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग डायरेक्ट। मतलब अगर मान लीजिए कि ये जो एडिशनल तहसीलदार से इनको कोई और ड्यूटी देना है या इनको कोई और काम देना है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के अलावा कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी बोल सकता है। वो इन राइटिंग में इनके पास एक नोटिफिकेशन भेज सकता है या एक लेटर भेज सकता है कि आपको अभी इस टाइम ये काम करना है। सिर्फ एडिशनल तहसीलदार के साथ ये चीज़ होगी और ये करेंगे कौन? कलेक्टर करेंगे। नॉर्मली सब चीज़ की गारंटी स्टेट गवर्नमेंट की होती है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, बट एडिशनल तहसीलदार में ऐसा है कि उसमें जो है कलेक्टर भी बोल सकता है। ठीक है, मूव ऑन टू सेक्शन 20। सेक्शन 20 अपॉइंटमेंट ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। अब जब अपन ने तहसीलदार वगैरह सबके बारे में पढ़ लिया है, तो अब मान लीजिए किसी ज़मीन को लेके लड़ाई हो रही है, तो उसको इंस्पेक्ट कौन करेगा? कौन देखेगा कि इसमें जो दोनों पक्ष है इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो जिस तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट में भी कलेक्टर्स कमिश्नर सब होते हैं, बट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होते हैं SI TI वगैरह, ये लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं और जो होता है कि मतलब ये देखते हैं सारे मतलब जो एविडेंस होते हैं उनको इकट्ठा करना वगैरह, ये जो काम होता है ये SI TI का होता है। वैसे ही इसमें भी है, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड से वो देखेंगे कि मतलब जो मतलब लड़ाई हो रही है किसी के बीच में, या ये बंटवारा कैसे हो रहा है, ज़मीन किसको कितनी जानी चाहिए, तो उस सब का जो मतलब एक तरीके से जिम्मा होता है सुपरवाइज करने का, वो मेनली इनको होता है। इसमें सबसेक्शन 1 बोलता है द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट टू ईच डिस्ट्रिक्ट एज मैनी पर्सन। जैसे अभी जॉइंट कलेक्टर और डेप्यूटी कलेक्टर में बात कही गई थी, वैसे ही इसमें बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है कि उसको जितने ठीक लगेंगे, मैं थिंक मतलब जितना उनको सही लगेगा उतने सारे वो सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स को अपॉइंट कर सकते हैं। फर्स्ट सेक्शन में ये बोला गया। सेकेंड सेक्शन में बताया गया है कि उनको वो ही ड्यूटीज़ और पावर्स मिलेंगे जो इस MPLRC एक्ट में कहा गया है या फिर कोई ऐसा एक्ट जो उस टाइम इन्फोर्समेंट में होगा। आया सेक्शन 20 समझ? वैसा ही है जैसे नॉर्मली सारे सेक्शन चल रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, जितने उनको अपॉइंट करने होंगे उतने अपॉइंट करेगी, उनकी पावर और ड्यूटीज़ वही रहेगी जो नॉर्मली इस एक्ट में कही जाती है या फिर नॉर्मली जो उस टाइम लॉ जो इन्फोर्समेंट में होगा उसके हिसाब से। मूव ऑन टू सेक्शन 21। वैसे ये सेक्शन 21 जो है अब डिलीट हो चुका है, जो 2018 का अमेंडमेंट आया था MPLRC में, उसमें सेक्शन 21 को हटा दिया गया है। मूव ऑन टू सेक्शन 22 सब डिविजनल ऑफिसर्स। ठीक है, सब डिवीज़न जो होता है, अब यहाँ पे भी ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं। सब जगह जरूरत तो पड़ती है ऑफिसर्स की ताकि लॉ जो है वो गवर्न हो सके, कोई रूल्स ब्रेक ना करे। तो इसमें है कि जैसे अपर डिपार्टमेंट के जो भी थे, जिला हुआ, तहसील हुआ या फिर रेवेन्यू ऑफिसर्स हुए, इन सबको तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करी थी। बट जो सब डिवीज़न में होते हैं, नगर परिषद वाली चीज़ जो होती है, जहाँ पे नगर परिषद होती है, वहाँ पे क्या करता है, वहाँ पे कलेक्टर्स जो है वो अपॉइंट करते हैं। देखिए इसका सबसेक्शन 1 पढ़ते हैं। सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 द कलेक्टर में प्लेस वन और मोर असिस्टेंट कलेक्टर और जॉइंट कलेक्टर और डेप्यूटी कलेक्टर इन चार्ज ऑफ अ सब डिवीज़न ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट
और इंचार्ज ऑफ 2 और मोर सब डिवीज़न ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। समझते हैं। मैं मंदसौर की हूँ। मंदसौर एक जिला है, मंदसौर मध्य प्रदेश में एक जिला है। उसके सब डिवीज़न हैं शामगढ़, सीतामू और भी बहुत सारे हैं, मतलब आसपास के जो भी एरिया। जैसे नीमच का सब डिवीज़न है मनासा, वैसे ही मंदसौर है, मंदसौर के सब डिवीज़न है शामगढ़ है, सीतामू है, ये सब जो है पिपलिया है, ये सब डिवीज़न है। ठीक है। अब कलेक्टर पे तो मतलब जिले में तो कलेक्टर बैठा है, डिस्ट्रिक्ट में मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर बैठा है, और तहसील में जो है तहसीलदार बैठे। बट ये बीच वाली लाइन में कौन है? कलेक्टर है, देन तहसीलदार से यहाँ कौन है? तो यहाँ पे क्या करेगा, जो कलेक्टर रहेगा ना वो जॉइंट कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर या असिस्टेंट कलेक्टर को भेज देगा, जितना कलेक्टर को सही लगेगा। अभी तक सारे डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट ले रही थी, बट अब कलेक्टर आ गया उस जगह, तो कलेक्टर डिसाइड करेगा कि वहाँ पे उसको कितने जॉइंट कलेक्टर रखने हैं, कितने असिस्टेंट कलेक्टर रखने हैं, कितने डेप्यूटी कलेक्टर्स रखने हैं। ये कलेक्टर के ऊपर हो जाएगा, और फिर वो देखेगा कि जो अपना जिला है, अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है, उसको कितने पार्ट में सब डिवाइड करना है। वो चाहे तो किसी एक पार्ट में कर सकता है, वो चाहे तो 2-3 पार्ट में कर सकता है। देखना, अब मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। द कलेक्टर में प्लेस 1 और मोर असिस्टेंट कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर और डेप्यूटी कलेक्टर। कलेक्टर के ऊपर है कि वो चाहे उतने जॉइंट कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर या डेप्यूटी कलेक्टर रख सकता है। इंचार्ज ऑफ अ सब डिवीज़न ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट के सब डिवीज़न है उसके इंचार्ज में, और इंचार्ज ऑफ 2 और मोर सब डिवीज़न ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बहुत सारे सब डिवीज़न हैं, उन सब के इंचार्ज में वो चाहे उतने असिस्टेंट कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर या डेप्यूटी कलेक्टर रख सकता है। ठीक है, समझ आया। सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 22, सच असिस्टेंट कलेक्टर और जॉइंट कलेक्टर और डेप्यूटी कलेक्टर shall be called a sub divisional officer and shall exercise such power of a collector as the state government may by notification direct। अच्छा, अब ये जो कलेक्टर्स वगैरह रहेंगे इनको बोला जाएगा, जो असिस्टेंट कलेक्टर वगैरह जो सब डिवीज़न में काम करेंगे उनको सब डिविजनल ऑफिसर्स बोला जाएगा, और इनको वही ड्यूटीज़ और पावर मिलेगी जो इस MPLRC एक्ट में कहा जाएगा, या फिर जो कलेक्टर की पावर्स होती है वो ही उनको भी मिलेगी। जो कलेक्टर की पावर है वो इन सबको भी मिलेगी, जो मतलब उनकी ड्यूटी होती वो भी वही रहेगी। और अगर उस क्षेत्र में कुछ हो रहा है तो उनको कोई मतलब जैसे डिसीज़न लेना है तो उनको जो कलेक्टर की पावर्स होती है उसके अंडर में वो भी डिसीज़न ले सकते हैं, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से बताएगी। नेक्स्ट है सेक्शन 23, सबऑर्डिनेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। Unless the collector otherwise direct, every revenue officer in a subdivision shall be subordinate to the subdivisional officer, and a नायब तहसीलदार in a तहसील shall be subordinate to the तहसीलदार। चलिए ये समझते हैं। तहसीलदार था, उसके अंडर में थे नायब तहसीलदार। ठीक है, वैसे जो रेवेन्यू ऑफिसर्स है उनके अंडर में रहेंगे सब डिविजनल ऑफिसर्स। ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर एक अपर है, मतलब जैसे किसी मान लीजिए कोई एरिया है जहाँ पे नगर परिषद है, वहाँ की ज़मीन को लेके कुछ विवाद है, तो रेवेन्यू ऑफिसर्स की बात पहले मानी जाएगी और वो मानेंगे सब डिविजनल ऑफिसर। सब डिविजनल ऑफिसर वही जो असिस्टेंट कलेक्टर थे, जो डेप्यूटी कलेक्टर थे और जो जॉइंट कलेक्टर थे। ठीक है, वो इन तीनों को ही एक नाम दिया गया है सब डिविजनल ऑफिसर्स। ठीक है, तो ये जो सब डिविजनल ऑफिसर्स है ये रेवेन्यू ऑफिसर्स का कहना मानेंगे, ये रेवेन्यू ऑफिसर्स के सबऑर्डिनेट होंगे, सबऑर्डिनेट ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। सेक्शन 23 आया समझ। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉलो अस ऑन Instagram। If you have not seen the previous video, do follow and check this video out and like the video. Bye.